हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी बच्चों को अपना हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी बच्चों को सांख्यिकी का अध्ययन करा रहा हूं। तो आज तक आप सभी बच्चों ने पूर्व वाली क्लास के अंतर्गत समांतर माध्य के बारे में अध्ययन किया था। समांतर माध्य व्यक्तिगत श्रेणी में और खंडित श्रेणी में किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। आज की क्लास के अंतर्गत मैं आप सभी विद्यार्थियों को समांतर माध्य के अंदर जो तीसरी जो श्रेणी बताई गई थी, कंटिन्यूड श्रेणी या सतत श्रेणी, उसी श्रेणी के बारे में आज की क्लास के बारे में अध्ययन किया जाएगा। ठीक है बच्चों, पुनः एक बार सभी विद्यार्थी हेडिंग डाल लीजिएगा। अध्याय हमारा 9वां अध्याय चल रहा है। 9वें अध्याय के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह हमारा समांतर माध्य है। हेडिंग डालने से विद्यार्थी समांतर माध्य, एग्रोनॉमी कहने का तात्पर्य समांतर माध्य किस प्रकार से ज्ञात किया जाए उसी के बारे में बताया जाएगा। समांतर माध्य ज्ञात करने की जो 3 रीतियां बताई गई थी, जो पहली हमारी जो रीति भी थी वह कौन सी थी बच्चों? पहली हमारी थी व्यक्तिगत रीति, यानी इंडिविजुअल मेथड। कहने का तात्पर्य व्यक्तिगत रीति। जो दूसरी हमारी रीति जो चल रही है हमारी, यह भी कंप्लीट हो चुकी थी पूर्व वाली क्लास के अंतर्गत। आपको मैंने उदाहरण के माध्यम से समझा दिया था। व्यक्तिगत श्रेणी कह सकते हो, व्यक्तिगत रीति। और आज तीसरी रीति के बारे में अध्ययन किया जाएगा जिसका नाम है अखंडित या सतत श्रेणी, जिसको इंग्लिश साउंड के अनुसार कंटिन्यूस श्रेणी भी कहा जाता है। सतत श्रेणी, कंटिन्यूस। 3 प्रकार की श्रेणी है, इसमें तृतीय श्रेणी के बारे में अध्ययन किया जाएगा। अध्ययन करने से पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों को बता दूं, हमारे चैनल को ज्यादा विद्यार्थी शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइबर कीजिएगा और बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइएगा। एनी कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई चीज पूछनी हो तो आपको मैं वही मेरी पुरानी वाली बात कि आप कमेंट की सहायता लीजिएगा। ठीक है बच्चों, पुनः हमारे बिंदु पे चलते हैं। आज का जो बिंदु हमारा रहेगा अखंडित या सतत श्रेणी। सतत श्रेणी क्या होती है, इसमें जो प्रश्न दिए होते हैं, जो समांतर माध्य इसमें किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, उसी बिंदु के बारे में अध्ययन किया जाएगा। नंबर 3, सतत श्रेणी अर्थात कंटिन्यूस। कंटिन्यूस सीरीज सतत श्रेणी। तो सतत श्रेणी में समांतर माध्य किस प्रकार से ज्ञात किए जाएंगे, क्या सतत श्रेणी की पहचान, क्या पहचान तो मैं आपको पूर्व में बता भी चुका हूं। सामान्य तो सतत श्रेणी जो कंटिन्यूस सीरीज होती है, इस सीरीज के अंतर्गत जो वर्ग दिए होते हैं वह एक मध्यांतर के रूप में या एक वर्ग से दूसरे वर्ग तक के मूल्य के रूप में दिए होते हैं, या फिर मूल्यों को यदि मध्य मूल्य, केंद्रीय मूल्य दिए हुए हो तो यह सतत श्रेणी मानी जाती है। पहचान के लिए बता देता हूं मैं, लिख लेना मेरे साथ साथ विद्यार्थी। सतत श्रेणी की पहचान किस प्रकार से आप पहचान करोगे। एग्जाम में प्रश्न आ गया कि यह सतत श्रेणी है या नहीं, तो यहां मैं डालता हूं नोट्स के रूप में, यदि श्रेणी में दिए गए मूल्य, यदि श्रेणी में दिए गए मूल्य वर्गों में विभक्त, यदि श्रेणी में दिए गए मूल्य वर्गों में विभक्त हैं तो सतत श्रेणी होगी। अब वो वर्ग कैसे होंगे वो भी देख लो। जैसे कि मैं बता देता हूं, आप सभी को तो ध्यान रहेगा। जैसे 0 से लेकर 10 प्रथम वर्ग बना दिया मैंने, उसी प्रकार 10 से लेकर 20 ये वर्ग है हमारे। क्या है बच्चों? 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40।
तो इस प्रकार से यदि मूल्य दिए हुए हैं हमारे, तो कहने का तात्पर्य है वह कौन सीरीज मानी जाएगी बच्चों? सतत श्रेणी, कंटिन्यूअस सीरीज कहा जाएगा। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात लिखिए, दूसरा तथ्य क्या बताया, आप किस प्रकार से पहचानोगे आप ये सतत श्रेणी है। यदि श्रेणी में दिए गए मूल्य, यदि श्रेणी में दिए गए मूल्य मध्य मूल्य, जिसको इंग्लिश साउंड के अनुसार कहा जाएगा मिड वैल्यू, ठीक है बच्चों, मिड वैल्यू, मिड वैल्यू दी हुई हो, या मध्य मूल्य को केंद्रीय माध्य भी कहा जाता है। केंद्रीय माध्य दिया हुआ हो, सेंट्रल मीन कहने का तात्पर्य है मध्य मान दिया गया हो, मध्य मूल्य, केंद्रीय माध्य आदि दिए गए हो तो वह भी सतत श्रेणी होगी। समझ में आया विद्यार्थियों को? यदि श्रेणी में दिए गए मूल्य मध्य मूल्य, केंद्रीय माध्य के रूप में हो, ऐसे देख लो इसको, लाइन चेंज करता हूं थोड़ी सी, के रूप में हो तो वह भी सतत श्रेणी होगी। समझ आई बात? तो इस प्रकार से यदि मूल्य दिए हुए हैं मध्य मूल्य मिड वैल्यू के रूप में, और केंद्र सेंट्रल मीन या सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल मीन भी कह दे या फिर सेंट्रल वैल्यू भी कह दे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये मूल्य किस प्रकार से होंगे वो भी देख लो, उदाहरण के तौर बता देता हूं आपको। जैसे ये हमारे वर्ग दे दिए, वर्ग हमारे क्या है, 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, जो ये वर्ग दिए हुए हैं, इन वर्गों का मध्य मूल्य दिया हुआ होगा 20 से लेकर 30 और 30 से लेकर 40। ये आपके वर्ग दे दिए बच्चों। अब इन वर्गों के मध्य में मध्य मूल्य क्या होता है वो देख लो। मिड वैल्यू, मध्य मूल्य या केंद्रीय मूल्य जो कहते हैं। मध्य मूल्य 0 से लेकर 10 के बीच में कितना है, तो उसका मध्य मूल्य हो गया 5। वो कैसे ज्ञात किया जाएगा ये बताता हूं मैं आपको। वैसे पूर्व में बता भी चुका हूं मैं आपको। 10 से लेकर 20 में कितना हो गया 15, 20 से 30 में कितना हो गया 25 और 30 से 40 में हो गया 35। अब इसमें एक शब्द आया बच्चों से विद्यार्थी ध्यान है ना, मध्य मूल्य। अब मध्य मूल्य किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा वह भी पता होना चाहिए कि मध्य मूल्य आपको पता होगा किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा, तभी आप प्रश्न का समस्या का समाधान कर सकते हो। तो कैसे वो देख लो मध्य मूल्य। तो यहाँ एक नोट के रूप में सभी विद्यार्थी लिख लेना मध्य मूल्य की गणना, मध्य मूल्य की गणना। अब मध्य मूल्य की गणना किस प्रकार से की जाएगी वो भी समझ लो। तो मध्य मूल्य की गणना के लिए लिख लीजिए, मध्य मूल्य की गणना के लिए श्रेणी के ज्ञात क्रमानुसार वर्गों के, श्रेणी के ज्ञात क्रमानुसार वर्गों की कर लो, ठीक है बच्चों, वर्गों की उच्चतम सीमा
व निम्नतम सीमा। उच्चतम सीमा व निम्नतम। उच्चतम सीमा का जो संकेतांक होगा वह मैं पूर्व में बता भी चुका हूं। उच्चतम सीमा का संकेतांक रहेगा L2 और निम्नतम सीमा का संकेतांक रहेगा बच्चों L1। ठीक है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। उच्चतम सीमा व निम्नतम सीमा का योग ज्ञात करके उस योग में दो से, या उस योग को कर लो, चलो उस योग को दो से विभाजित करने पर, दो से विभाजित करने पर ज्ञात मूल्य, विभाजित करने पर ज्ञात मूल्य ही मध्य मूल्य होगा। आ गई बात समझ में? इस प्रकार से ये मध्य मूल्य की गणना की जाएगी। तो मध्य मूल्य गणना कैसे की जाएगी? इस रूप में कह सकते हैं, अर्थात मध्य मूल्य गणना के लिए श्रेणी के ज्ञात क्रमानुसार वर्गों की उच्चतम सीमा व न्यूनतम सीमा का योग ज्ञात करके उस योग को दो से विभाजित करने पर ज्ञात मूल्य, ज्ञात भागफल, कुछ भी कह सकते हैं, हमारा ज्ञात मूल्य, ज्ञात भागफल ही हमारा क्या होगा बच्चों? मध्य मूल्य। सूत्र के रूप में भी इसका सूत्र भी बताया गया है। सूत्र क्या है उसको भी लिख लेते हैं। तो सूत्र को लिखने से पहले आपसे विद्यार्थियों को ये जो चार बिंदु बताए, इन दोनों बिंदुओं को लिखना पड़ेगा। उसके बाद सूत्र देखते हैं। तो नंबर 1, नंबर 2 दोनों बिंदु विद्यार्थियों ने लिख लिया। मैं इरेज कर रहा हूँ एक बार नोट प्रथम वाले मूल्य को, तो आप एक बार देख लेना किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। अभी आप सब विद्यार्थियों को पता लग जाएगा कि मध्य मूल्य गणना किस प्रकार से की जाएगी। सूत्रानुसार, सूत्र के रूप में देखा जाए, एक सूत्र के रूप में देखा जाए तो क्या होगा, किस प्रकार से मध्य मूल्य गणना की जाएगी वो देख लो। ये हमारा वर्ग था, मध्य मूल्य मैंने आपको यहां लिखा दिया। एक बार एक लाइन में लिख लेना। मध्य मूल्य का संकेतांक, मध्य मूल्य का संकेतांक m.v, मध्य मूल्य का संकेतांक mv या सेंट्रल वैल्यू cv होगा। एक बात तो स्पष्ट हो गई कि मध्य मूल्य के संकेतांक के रूप में mv या फिर cv का प्रयोग किया जाएगा। अब सूत्रानुसार किस रूप में कैसे मध्य मूल्य गणना की जाए, तो यहां लिख लेना सूत्रानुसार मध्य मूल्य गणना के लिए कैसे होगा, यानी सूत्रानुसार बराबर मध्य मूल्य बराबर मध्य मूल्य बराबर उच्चतम सीमा प्लस निम्नतम सीमा, उच्चतम सीमा प्लस निम्नतम सीमा अपॉन 2। उच्चतम सीमा और निम्नतम सीमा को जोड़कर 2 से विभाजित कर दिया जाएगा तो मध्य मूल्य की गणना हो जाएगी। या इसको इंग्लिश साउंड के याद करने के लिए आप शॉर्टकट में कैसे कह सकते हो, mv बराबर उच्चतम सीमा का संकेतांक L2 प्लस L1 अपॉन 2। इस रूप में आपने लिख दिया तो आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। वो L2 मैंने यहाँ कोई एक बात भाई, ज्ञात क्रमानुसार मतलब इसमें भाई एक प्रथम क्रम, द्वितीय क्रम, तृतीय क्रम और चतुर्थ क्रम, ये हमारे क्रम हो गए। जैसे कि मुझे प्रथम वाले वर्ग की मध्य मूल्य ज्ञात करना है, तो यहाँ देख लीजिए प्रथम वर्ग का मध्य मूल्य, प्रथम वर्ग का मध्य मूल्य।
तो प्रथम वर्ग का मैं मध्य मूल्य कैसे क्या करूंगा, ये हमारा प्रथम वर्ग हो गया फर्स्ट, ये हमारा द्वितीय वर्ग, ये हमारा तृतीय वर्ग और ये हमारा चतुर्थ वर्ग। 4 वर्ग दे रखे हमारे पास। तो प्रथम वर्ग की जो कैसे ज्ञात की जाएगी, पर L2 और L1, L2 में तो उच्चतम सीमा क्रमानुसार प्रथम वर्ग ये हो गया। प्रथम वर्ग की जो L2 में उच्चतम सीमा क्या है, तो 0 या 10, उसके हमारे हो गए 10। तो प्रथम वर्ग की जो हमारे L2 हो गए बराबर 10 और L1 कितनी है ये भी लिख लीजिए, L1 हमारी है 0। ये दो बिंदु हो गए, L2 तो हमारी हो गई 10 और L1 हो गया हमारा 0। यहाँ तक ठीक है। अब आगे चलते हैं, सूत्र का प्रयोग करते हैं। हमारा सूत्र ये रहा, यानी L2 10 प्लस 0/2 बराबर 10/2 बराबर 5। तो 5 क्या आ गया बच्चों हमारा मध्य मूल अर्थात MV। तो प्रथम वाले वर्ग की हमारी जो MV रहेगी वो क्या रहेगी बच्चों, ये रहेगी 5। समझ आई बात। दूसरे वाले वर्ग की निकालो, वो भी लिख लो। तृतीय वर्ग का मध्य मूल्य, वो भी ऐसे ही। L2 कितनी है वो लिख लो पहले तो, ताकि समस्या का समाधान हो जाए आपका आराम से। L2 कितनी है, द्वितीय वर्ग ये रहा, L2 होगी 20 और L1 कितनी है, L1 हमारी होगी 10। जोड़ लो, 20 प्लस 10/2 तो 30/2 बराबर 15। बोलो 15 आई या नहीं आई, आ गई ना। इसी प्रकार तीसरे वाले वर्ग की निकल जाएगी, तृतीय वर्ग का मध्य मूल्य। तृतीय वर्ग का मध्य निकालो, वही L2 कितनी है बच्चों, शाबाश बेटा 30 राइट आंसर। और L1 कितनी है 20, तो 30 प्लस 20/2 बराबर 50/2 बराबर 25। तृतीय वाले वर्ग की 25 हो गई। इसी प्रकार चौथा वाला जो वर्ग बना हुआ है इसकी भी आप मध्य मूल्य निकाल सकते हो। तो यहां लिख लेना, चतुर्थ वर्ग का मध्य मूल्य। L2 हमारी कितनी है 40 और L1 हमारी कितनी है 30। तो जोड़ दो, 40 प्लस 30/2 तो 70/2 बराबर 35। इस प्रकार से चारों वर्गों की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो इस प्रकार से चारों वर्गों का मध्य मूल्य ज्ञात किया जाएगा। समझ आ गया सही विद्यार्थियों को, किस प्रकार से मध्य मूल्य की गणना की जाएगी, इस प्रकार से मध्य मूल्य की कैलकुलेशन की जाएगी। यहाँ तो कोई किसी विद्यार्थी को दिक्कत, ये मध्य मूल्य गणना इस प्रकार से। आगे चलते हैं, अभी आगे और अध्ययन करते हैं। 2 बिंदु हो गए, तृतीय बिंदु के बारे में अध्ययन करते हैं कि तृतीय बिंदु क्या बताया गया है। देख लिया इतना, आगे चलते हैं, देखते रहना समझते रहना। सभी विद्यार्थी कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो पूछ लेना। जो हमारा मध्य मूल्य, मध्य मूल्य के लिए एक बात कही गई है, एक नोट रूप में लिख लेते हैं मध्य मूल्य के लिए बात। श्रेणी का मध्य मूल्य, जो आपने मिड वैल्यू ज्ञात की थी, आपकी जो यहाँ वर्ग दिया हुआ था, मैंने आपको इरेज कर दिया, एक बार यहाँ पुनः लिख देता हूं मैं, ताकि आप सभी लोग देख लेना, समझ में आ जाएगा। 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 ये वर्ग दिए हुए थे। या इन्हीं वर्गों की आपने मध्य मूल्य यानी MB जो संकेतांक बताया गया था उसकी गणना आपने की थी, जो यहाँ दे रखा है 5, 15, 25 और 35। ये आपका मध्य मूल्य है, यही आया था हमारा। तो यहाँ लिख लीजिए श्रेणी का मध्य मूल्य, जो हमारा मध्य मूल्य हमने ज्ञात किया है, श्रेणी का मध्य मूल्य उस वर्ग में सम्मिलित
श्रेणी का मध्य मूल्य उस वर्ग में सम्मिलित संपूर्ण मूल्यों का प्रतिनिधित्व मूल्य होगा या प्रतिनिधि करने वाला मूल्य होगा, प्रतिनिधि मूल्य होगा। यानी जो आपने मध्य मूल्य ज्ञात किया है, जैसे देख लो उदाहरण के तौर पे मैं ऐसे समझा सकता हूं आपको, जीरो, जैसे जीरो प्रथम वर्ग था हमारा 0 से 10, अब 0 से 10 तक के भी कहां से कहां तक है, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी ये मूल्य सम्मिलित है। अब इन मूल्यों के अंतर्गत इसका जो मध्य मूल्य 5 हमारा जो आया था, अब ये 5 वाला मूल्य इन इधर वाली संख्याओं को भी सम्मिलित करता होगा और इन वाली संख्याओं को भी सम्मिलित करता होगा, इसलिए इसको क्या बताया गया है, प्रतिनिधि मूल्य बताया गया है। ये है सतत श्रेणी की पहचान आ गई। इस प्रकार से दोनों तीनों तरीकों के द्वारा आप पहचान सकते हो कि आपके पास जो मूल्य दिए हुए हैं वह मूल्य किस प्रकार से है, वो मूल्य सतत श्रेणी के है या खंडित श्रेणी के है, खंडित श्रेणी के। तो इसकी आपको तीसरी वाली जो बात हो गई वो हमारे पूर्व वाले अनुसार है ही कि इसके अंदर आवर्तियां दी हुई होगी, तो यहाँ लिख लीजिए मूल्यों के सामने मूल्यों के पास उनकी आवर्तियां अर्थात फ्रीक्वेंसियां, जिसका संकेतक हमारा एफ है, आवर्तियां दे रखी होगी। ये तो हमारी यहाँ पहली बात खत्म हो जाती है कि खंड सतत श्रेणी की पहचान आप किस प्रकार से कर सकते हो, इस प्रकार से इसकी पहचान हो जाएगी। देख लिया सभी विद्यार्थियों ने, आगे चलते हैं इसमें किस प्रकार से क्या और नियम बताए गए हैं। चलिए, एक बिंदु खत्म हो गया पहचान, तो आप पहचानना सीख जाओगे तो आप मूल्यों की गणना करना भी आराम से सीख सकते हो। पहचान समझ में आगे सभी विद्यार्थियों को, बहुत अच्छी बात। चलिए आगे चलते हैं, ये पहचान खत्म। चलिए आगे लिख सतत श्रेणी, कुछ और तथ्य बताए गए हैं तो यह लिख लेना मेरे साथ साथ। सतत श्रेणी में मध्य मूल्य, सतत श्रेणी में वर्गों के मध्य मूल्य से तात्पर्य क्या है बच्चों, उसकी एमबी यानी मिड वैल्यू। सतत श्रेणी में वर्गों के मध्य मूल्य अर्थात एमबी ज्ञात होने के बाद, सतत श्रेणी में मध्य मूल्य ज्ञात होने के बाद समांतर माध्य ज्ञात करने की प्रक्रिया, समांतर माध्य ज्ञात करने की प्रक्रिया खंडित श्रेणी के समान ही होगी। आगे बात समझ में, यानी जिस प्रकार से आपने खंडित श्रेणी के अंतर्गत समांतर माध्य की गणना की थी, उसी प्रकार से सतत श्रेणी के अंतर्गत भी सतत श्रेणी में भी समांतर माध्य गणना उसी के समान होगी, अर्थात इनमें कोई अंतर नहीं रहेगा। कहने का तात्पर्य कुल मिला के इतना सा हो गया कि जिस सूत्र का प्रयोग आपने खंडित श्रेणी के अंतर्गत समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए किया था, उसी प्रकार के सूत्र का प्रयोग भी सतत श्रेणी के अंतर्गत समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए उससे सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। तो कहने के बाद इसमें सतत श्रेणी के अंतर्गत समांतर माध्य आप ज्ञात कर भी लोगे। ये ज्ञात करने की इसमें कुछ अनेक प्रकार की रीतियां बताई गई है, उन रीतियों के माध्यम से ही समांतर माध्य गणना की जाएगी। अब वो एक बिंदु और लिख लेना, समान ही होगी सतत श्रेणी में
श्रेणी में ज्ञात किए गए या श्रेणी में दिए गए मध्य मूल्य। सतत श्रेणी में ज्ञात किए गए या श्रेणी में दिए गए मध्य मूल्य ही x मध्य मूल्य ही उस श्रेणी के मूल्य कहे जाएंगे जिसका संकेतांक क्या है बच्चों, x होगा। जो हमारे खंडित श्रेणी के अंतर्गत होता, जो हमारे मूल्य दिए होते हैं उन मूल्यों के लिए x का प्रयोग किया जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी x का प्रयोग होगा। ये मल्टीप्लाई नहीं है बच्चों, समझ जाना, ये संकेतांक x कहने का तात्पर्य x होगा। ये हमारी मेन बात हो गई। तो अब सतत श्रेणी के बारे में अब इसकी 4 प्रकार की जो रीतियां बताई है वो देख लो। सतत श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करने की 4 रीतियां बताई गई है। 4 रीतियां बताई गई है जिनके द्वारा समांतर माध्य ज्ञात किया जाएगा ये बात समझ आ गई। इस प्रकार समांतर माध्य 4 श्रेणी कौन कौन सी बताई गई है वो भी देख लो। नंबर 1 पहली श्रेणी का नाम आ रही है प्रत्यक्ष रीति, जो आपने पूर्व में पढ़ी भी है। प्रत्यक्ष रीति जिसका इंग्लिश साउंड कहे तो डायरेक्ट मेथड। प्रत्यक्ष रीति इंग्लिश साउंड डायरेक्ट मेथड। दूसरी हमारी जो बताई गई है लघु रीति अर्थात शॉर्टकट मेथड। लघु रीति अर्थात शॉर्टकट मेथड। नंबर 3 जो बताई गई है वह हमारी है पद विचलन रीति। पद विचलन रीति स्टेप डेविएशन मेथड कहने का तात्पर्य है स्टेप DEVIATION मेथड। और जो चौथी रीति बताई इसको जिसका नाम हमारा आकलन रीति या फिर योग रीति। नंबर 4 आकलन रीति या योग रीति कहने का तात्पर्य टोटल मेथड कह सकते हैं या समिनेशन SUMMATION समिनेशन मेथड। समिनेशन मेथड। तो समांतर माध्य ज्ञात करने की सतत श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करने की 4 प्रकार की रीतियां बताई गई है जिनके द्वारा समांतर माध्य ज्ञात किया जाएगा। इन चारों रीतियों के द्वारा ही समांतर माध्य ज्ञात किया जाएगा। और समांतर माध्य ज्ञात करने से पहले आप सभी को इनकी कुछ 2 श्रेणियां बताई गई हैं।
तो श्रेणी कौन सी है जिसके अंदर हमारे मूल्य दिए हुए होते हैं, उसमें उन मूल्यों को किसमें सम्मिलित किया जाएगा, सम्मिलित नहीं किया जाएगा। वो मैं आपको शायद पूर्व वाली क्लास में बता भी चुका हूँ। वो रीतियाँ क्या है जिनके द्वारा समांतर माध्य ज्ञात किया जाएगा, तो श्रेणी को पहचाना जाएगा। यदि उस रीति में दिया हुआ है तो किस प्रकार से उसमें दिया जाएगा, जिसके बारे में अध्ययन किया जाएगा आगे आने वाले क्लास में। तो उसी श्रेणी के बारे में बताने के बाद आपको इन रीतियों के माध्यम से समांतर माध्य किस प्रकार है उसके बारे में अध्ययन करवाया जाएगा। सभी विद्यार्थी तैयार रहना। पहली रीति के द्वारा आपको समझाया जाए किस प्रकार से समांतर प्रत्यक्ष रीति में समांतर माध्य ज्ञात किया जाता है। चैनल को अच्छा लग रहा हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, लाइक करना, शेयर करना। कोई आवश्यकता हो तो आप सहायता करना। ठीक है बच्चों, इसको ले लेना, इसको एक बार लिख लेना, एक बार लिख ले सभी विद्यार्थियों ने। बहुत अच्छी बात, बेस्ट ऑफ लक। इसी प्रकार सफलताएं अर्जित कीजिए।